प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो, हमने अपना जो सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वो एक तरह से कंप्लीट कर लिया है। उसके लगभग मुख्य क्वेश्चन हमने सारे कवर कर लिए हैं। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिर हमने चर्चा स्टार्ट की थी कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन। आज का जो हमारा पूरा लेक्चर है ये सिर्फ इसी के ऊपर बेस्ड है, संयुक्त फलन। आज के लेक्चर में हमें ये सीखना है भी संयुक्त फलन होता क्या है, कैसे बनेगा, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी आज के लेक्चर में सिर्फ हमारा मेन एम यही है कि कंपोजिट फंक्शन क्या है, इसके ऊपर पूरी बेसिक जानकारी हमें इस लेक्चर के अंदर कवर करनी है। क्योंकि ये एक बहुत मोस्ट टॉपिक है जिससे लगभग हर साल 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपके 12th एग्जाम में आता है। तो जो इसको समझने के लिए जैसे देखो, मान लीजिए हमारे पास कोई एक मशीन है एफ नाम की। क्या गया, मैंने कहा भी हमारे पास कोई एक मशीन है एफ नाम की और एक और मशीन है जी नाम की। हमें कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई वस्तु ए का निर्माण करना है। अब मैं ये मान लेता हूं कि इन दोनों मशीनों की सहायता के बिना तो केवल अकेले एफ से या केवल अकेले जी से वो चीज मान लीजिए नहीं बनाई जा सकती। तो सबसे पहले मान लो मैंने क्या किया, मैंने कोई कच्ची सामग्री एक्स ले ली। वो मैंने क्या की, मशीन एफ के अंदर डाल दी। मैंने क्या किया कि मैंने कोई कच्ची सामग्री एक्स ली और वो मशीन एफ के अंदर मैंने डाल दी। ठीक है इतना। और यहां से जो आउटपुट मेरे पास आई वो क्या आई, एफ एक्स। यानी जब आपने कोई एक सामग्री जब आप मशीन एफ के अंदर डालोगे तो आपके पास कुछ ना कुछ नई चीज जनरेट होनी है। वो मैंने क्या मान ली, एफ एक्स। और जब एफ एक्स को जी के अंदर डाला तो मेरे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया, जी एफ एक्स। क्या आया, जी एफ एक्स आया। तो ये क्या कहलाएगा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको क्या लिखा जा सकता है, जी ओ एफ एक्स। इसको वैसे तो बोला जाता है जी ऑफ एफ एक्स। क्या बोला जाता है, जी ऑफ एफ एक्स। बच्चे इसको गोफ एक्स भी बोल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये इनपुट यहां से आउटपुट हमारे पास आई जी एफ एक्स। तो ये जो आउटपुट है वो आपका क्या कहलाता है, संयुक्त फलन। क्या कहलाता है, संयुक्त फलन। यानी संयुक्त एलिमेंट बोल दो इसको एक बार। मतलब ये जो भी रिजल्ट आया वो एफ और जी का एक कंबाइंड रिजल्ट है या नहीं है। अकेले जी से या अकेले एफ से क्या पॉसिबल है, नहीं है। लेकिन यहां पर एक चीज जो स्पेशल, एक बात जो स्पेशल माइंड में रखने वाली है वो क्या है। मैं एक बात बताओ जो मैं पूछ रहा हूं, क्या कोई भी मशीन के अंदर हम कोई भी सामग्री डाल दें तो वो आउटपुट देगा क्या अपने को। जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। कोई भी जैसे कोई भी फॉर एग्जांपल कोई मशीनरी है, कोई उपकरण है, उसके अंदर मैं कोई भी चीज डाल दूं तो क्या वो आउटपुट देगा, जरूरी है, नहीं है। क्योंकि कुछ मशीन जो होती है वो पर्टिकुलर ही कोई चीज के लिए बनी हुई होती है। मशीनरी जो होती है वो पर्टिकुलर ही किसी चीज के लिए ही बनी होती है। तो ये जो रिजल्ट है वो ऐसा होना जरूरी है जो इसके अंदर डाला जा सकता है। आई बात समझो जो मैं कह रहा हूं कि एफ का जो आउटपुट आया है वो ऐसी सामग्री होनी जरूरी है जो जी के अंदर डाली जा सके। यदि ये रिजल्ट कुछ ऐसा आया जो जी एक्सेप्ट ही ना करे, जैसे मान लो आप कंप्यूटर में कोई डाटा फीड कर रहे हो और वो कंप्यूटर एक्सेप्ट ही ना करे, तो भाई जो डाटा कंप्यूटर एक्सेप्ट कर सकता है वही डाल सकते हो उसमें, दूसरा तो नहीं डाल सकते। कोई चीज ऐसी है जो वो एक्सेप्ट ही ना करे, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे जूसर है, भाई जूसर मिक्सर है आपका, जो जूस निकालने वाली मशीन है, तो आपको पता है भी आप उसमें वही चीज डाल सकते हो जिनका जूस निकलता है। यदि मैं पत्थर के कुछ टुकड़े डाल दूं तो क्या मेरे पास कुछ रिजल्ट आएगा,
मशीन वैसा खराब कर लो, रिजल्ट तो कुछ नहीं आने वाला। जो ये कंसेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि संयुक्त फलन बनाने में सबसे बढ़िया चीज यही मानता हूं मैं कि जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा प्रॉब्लम आती रहती है। आप फंक्शन जो बना सकते हो लेकिन उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं हो पाएगी, और वो सीखनी जरूरी है। तो मेरे कहने का स्पष्ट अर्थ यही हो जाता है कि जो f का आउटपुट है वो ऐसा होना चाहिए जो g की इनपुट हो। सही है? तो इस हिसाब से इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, तो वो डेफिनेशन लिख रहा हूं, समझिए। यदि f a से b तथा g b से c कोई फलन है, क्या मान लिया कि यदि f a से b तथा g b से c कोई फलन है तो उनका संयुक्त फलन GOF A से C होगा। क्या बोला मैंने? यदि f a से b कोई फलन है तथा g b से c कोई फलन है तो उनका संयुक्त फलन जो GOF है वो a से c होगा। तो x को मैं यदि a मानूं, इस आउटपुट को b मानूं और इस आउटपुट को क्या मानूं, c, तो f a से b, g b से c, तभी संयुक्त फलन बनेगा। तो इसकी एक कंडीशन है जो आपको स्पेशली याद रखनी है। कई बार एग्जाम में सवाल आ जाता है कि दो आपको अलग अलग फंक्शन देकर भाई ये पूछ लिया जाता है कि उनका संयुक्त फलन ज्ञात करो। एग्जाम्पल क्या है, मान लो आपको कोई भी दो फंक्शन देकर ये पूछ लिया जाता है कि आप उनका संयुक्त फलन ज्ञात करो, लेकिन कोई जरूरी है क्या कि दो का संयुक्त बने? ऐसा जरूरी नहीं है। फिर दो चीजों को मिलाया जाए और मिलने पर वो मिश्रण बना ले, जरूरी है क्या? आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो कि जो दो केमिकल हैं उनको मिलाने पर कुछ रिजल्ट आए, ये जरूरी थोड़ी ना है वो मिले ही ना। जैसे पानी के अंदर तेल मिक्स नहीं होता लेकिन और चीजें मिक्स हो जाती है। तो इसकी जो मुख्य कंडीशन क्या है, इसके लिए हमें आप एक बार प्रांत और परिसर और ये सहप्रांत, इन तीन कॉन्सेप्ट पे एक बार थोड़ी सी गौर करने की जरूरत है। संयुक्त फलन बनेगा या नहीं बनेगा पहले वो देखते हैं, कैसे बनेगा क्या होगा वो फिर बाद में बनाएंगे। तो f यदि a से b है तो ये f का क्या कहलाता है, प्रांत। जो आप सारे जानते हो, प्रांत को एक बार हम d से दर्शाते हैं और परिसर को r से। तो ये इसका क्या बनेगा, प्रांत, ये इसका क्या बनेगा, सहप्रांत। और आपने बच्चों 11वीं क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ा है, जो परिसर होता है वो क्या होता है, सबसेट इक्वल टू सहप्रांत। परिसर क्या होता है बच्चों, सबसेट इक्वल टू सहप्रांत। बात समझ आई? अब मैं यदि g b से c लेता हूं तो ये g का क्या कहलाएगा, प्रांत, और ये g का सहप्रांत। अब याद रखने वाली क्या है, तो मैं जो df का मतलब और rf, ये दो वर्ड में लेके चलता हूं, dg और rg, इन चारों का मतलब क्या है मैं पहले वो समझाता हूं। d का मतलब होता है डोमेन, नीचे f लगाने का मतलब हो गया डोमेन ऑफ f, यानी किसका प्रांत, f का प्रांत। r यानी रेंज, परिसर किसका, f का। अब समझ गए, g का डोमेन और g की रेंज। तो हमें r f df r g dg, ये चार चीजें की जानकारी यदि हो जाती है तब हम ये बात आसानी से बोल सकते हैं। मैं जो कह रहा हूं वो ध्यान से सुनिए कि यदि आपको df rf rg और dg, इन चार चीजों की जानकारी एकदम बढ़िया तरीके से हो जाती है तो हम
ये बता सकते हैं भी इसका अस्तित्व है या नहीं। तो GOF के लिए आप ये चेक करोगे कि RF इज सबसेट इक्वल टू DG है या नहीं। बोरम और आराम से समझिए, सुनिए कि जो GOF है वो अस्तित्व में है या नहीं है, यानी GOF बनेगा या नहीं बनेगा। तो इसके लिए आपको क्या चेक करना होगा, जो F का परिसर है वो G के डोमेन के अंदर आता है या नहीं आता है। यदि F का परिसर G के डोमेन के इक्वल हो या पूरा पूरा इसके अंदर आ रहा हो, तब आप क्या कर सकोगे कि हाँ जी GOF का अस्तित्व है, अन्यथा नहीं है। इसी प्रकार यदि FOG का, गोफ का तो देख लिया, फोग का देखें, गोफ का देख चुके हैं, अब बारी आ गई फोग की। तो इसके लिए आप क्या देखोगे कि G का परिसर F के प्रांत के अंदर आता है या नहीं आता। यदि आता है तो FOG का भी अस्तित्व होगा। बच्चों इसमें कई बार फोफ और गोग भी निकालना पड़ जाता है। फोफ का अस्तित्व के लिए आप क्या देखोगे, कुछ ऐसा, इनकी कंडीशन है अस्तित्व में होने की, और एक गोग, इसके लिए आप क्या देखोगे, सॉरी यहां पे बच्चों F आएगा। तो ये जो बातें हैं वो आपको स्पेशल याद रखनी है। मैंने जो यहाँ पे 4 चीजें लिखी हैं, GOF यानी गोफ, फोग, फोफ और गोग, इन चारों का अस्तित्व है या नहीं, ये चेक करना आपका पहला काम होगा। क्योंकि कई बार कुछ फंक्शन बच्चों ऐसे आ जाते हैं जिनमें उनका संयुक्त फलन नहीं बनेगा, और आप यदि सीधा देखकर संयुक्त बना देते हो तो वो गलत हो जाएगा। मैं इसके लिए आपको कोई एग्जांपल बताता हूं। देखो भी, मान लीजिए मेरे, चलो इसको बच्चों एक बार एक काम करो, एक बार बच्चों इसको देखो, 1-2 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, इस पे एकदम नजर डालो आप आराम से। जो बातें मैंने आपको बताई है, जो लिखी है, उनमें कोई डाउट है क्या। यदि ये पूरी जानकारी आपके माइंड में फीड हो जाती है, तब हम फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम ये चेक करेंगे कि भाई इनका अस्तित्व होगा कैसे या नहीं होगा, वो बातें हम चेक करेंगे। देखिए एक बार, चेक कर लिया बच्चों। उम्मीद करता हूं समझ आई होगी जानकारी। संयुक्त फलन की डेफिनेशन क्या है, बेसिकली इसका मीनिंग क्या है। अब हम 1-2 एग्जांपल लेते हैं और ये चेक करते हैं भी क्या ये चीज पॉसिबिलिटीज क्या है इनकी। तो इनको भी ये जो बातें मैंने लिखी है, ये का रीजन क्या है वो समझने के लिए मैं 1-2 एग्जांपल बता रहा हूं, वो देखो अब आप। तो एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। मान लिया मैंने F है R से R, कुछ फंक्शन है ऐसा कि fx इक्वल टू e⁻x, और G है, एक बार मैं ये लिख देता हूं, और gx इक्वल टू मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे माइनस नहीं है बच्चों, ये मिस्टेक से है, साइन इनवर्स x। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी है क्योंकि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, एक एक चीज हमने अच्छी तरीके से इसकी कवर की है। तो अब बात आती है यहाँ पर ये देखना कि क्या GOF एग्जिस्ट करता है या नहीं करता वो। तो देखिए, तो सबसे पहले आप ये देखो कि जो F का डोमेन है, ये देखो ये फिक्स है R, इसके जो आपके थोड़ी 11वीं का बेसिक मजबूत होना जरूरी है। भाई कोई भी फंक्शन हो उसकी रेंज निकालनी आपको आनी चाहिए, डोमेन भी। डोमेन तो इसका R होगा, इसकी रेंज क्या होती है R पॉजिटिव।
इसकी रेंज क्या होगी, आर पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है, 2.71 होती है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। और बच्चों पॉजिटिव क्वांटिटी की आप कोई भी पावर करो वो रहेगी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। और जो जी का डोमेन है ये मेरे को स्पेशल बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हम अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जो चेक करेंगे वो सारी बातें देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। तो नंबर 1 मैंने आपको क्या बताया था कि GOF चेक करना है एक बार हमें, GOF ये चेक करना है। तो एक बार इस पे नजर डालिए, मैंने कहा था यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है कि RF सबसेट इक्वल टू DG, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तब हम क्या लिख सकते हैं कि GOF एग्जिस्ट करता है। तो RF का मतलब है R पॉजिटिव, DG का मतलब है ये। तो क्या RF सबसेट इक्वल टू DG है? क्या आपका जो R पॉजिटिव का मतलब क्या बताया था भाई, जो पॉजिटिव रियल नंबर का सेट, और वो तो इन्फिनिटी तक जाते हैं, आता है क्या, एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो GOF का अस्तित्व नहीं होगा। बात समझ आई? सीधा GOF ज्ञात करने पर मत लग जाना। सबसे पहला काम, वैसे देखो, वैसे तो जो आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन है एग्जाम में आते हैं लगभग ऐसे ही होते हैं कि जिनमें GOF का अस्तित्व हो, पर इसकी भी प्रोबेबिलिटी है कुछ ना कुछ कि क्वेश्चन इस टाइप का दे दिया जाए, कि आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दिया जाए जिसका GOF विद्यमान ही ना हो, और एग्जाम में ये दे दिया जाए कि GOF ज्ञात करो। तो और कॉन्फिडेंस के अंदर यदि हम GOF ज्ञात कर देते हैं तो बच्चों वो आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए इस चीज को ध्यान से समझना है कि भाई ये बात लागू होती है नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी यही तो है, इसी के ऊपर तो आपकी पूरी चर्चा रहेगी हमारी, ठीक है। ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्या FOG है, ये बता सकते हो क्या? क्या FOG विद्यमान होगा या नहीं? सोचिए एक बार। मेरा क्वेश्चन क्या है, FOG आपका एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये बता सकते हो क्या? सोचो। तो बच्चों हमारा जवाब क्या होगा बताइए, क्या RGDF का सबसेट इक्वल है या काट दूं? नहीं कटेगा, है, क्योंकि ये वैल्यू देखो क्या है, इसका डोमेन पूरा R आ रहा है, पूरा R, पूरे ऑल टोटल रियल नंबर, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। इसको रेडियन में चेंज कर लो, रेडियन क्या, इस क्वांटिटी में चेंज कर लो 3.14, और ये प्लस का 3.14 तो ये आएगा माइनस का 1.572 प्लस का 1.57, और ये इसके अंदर तो आती है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका FOG विद्यमान है लेकिन GOF विद्यमान नहीं है। यहां से एक रिजल्ट बन जाता है आपका, GOF और FOG, हमने दो बातें पढ़ी है। हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि GOF विद्यमान है या नहीं है, FOG विद्यमान है या नहीं है। तो हमने ये रिजल्ट निकाला, इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि GOF एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन FOG फोग एग्जिस्ट करता है। फोग का जमाना चल रहा है एक बार, तो ये एग्जिस्ट करता है। अब बात जो आती है वो सुनिए आराम से भी। यहां से मैं रिजल्ट क्या कहना चाह रहा हूं कि कई बार क्वेश्चन में आ जाएगा कि चेक कीजिए क्या फोग इक्वल टू गोफ पॉसिबल है, क्या फोग इक्वल टू गोफ पॉसिबल है? इस क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड करके बताइए, क्या फोग इक्वल टू गोफ पॉसिबल है? तो नहीं है। अब बात आती है क्यों नहीं है, क्योंकि जो गोफ है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, जो आपका गोफ है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो इक्वल होने की बात तो हो ही नहीं सकती। बात समझ आई? भाई मैं क्या कह रहा हूं कि जो फोग और गोफ है वो इक्वल है या नहीं। जैसे मान लो बाई चांस आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, भाई दो फंक्शन देकर ये पूछ लिया जाए कि भाई फोग निकालिए और गोफ निकालिए, इक्वल है या नहीं ये पता कीजिए, भाई क्या फोग इक्वल टू गोफ है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले भी सीधा जवाब तो नहीं दे सकते ना, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों को निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि कई बार क्या होता है अस्तित्व भी नहीं होता एक का, और गोफ का अस्तित्व भी नहीं है, फोग अकेले है, तो इक्वल तो होने का तो कोई चांस ही नहीं है। हाँ बच्चों हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता
भाई ये नहीं है कि फोग इक्वल टू गोफ नहीं होंगे, हो सकता है, लेकिन वो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि फंक्शन है कैसा। ये जरूरी नहीं है फोग इक्वल टू गोफ हो भी सकता है और नहीं भी। इतनी बात समझ आई सोचो। अब बात आती है कि भाई निकलता कैसे है। इतनी बात तो समझ आ गई होगी भाई, फंक्शन फोग और गोफ इसी तरीके से फोफ और गोग का भी होता है, सेम टू सेम। ये कंडीशन है हमें देखनी है, चेक करनी है कि भाई इनका अस्तित्व है या नहीं। लेकिन अब जो मैं बोल रहा हूं वो समझिए, मैं ये कह रहा हूं कि फोग और गोफ इक्वल नहीं है भाई, इतना तो निकालना सीख लिया, बाकी हम अभी एक एग्जांपल और करेंगे जिसके ऊपर ये भी डिपेंड करेंगे। अब ये देखना है भाई इनको निकाला कैसे जाता है। भाई फोग और गोफ को निकालना भी तो आना चाहिए ना। तो जो सबसे बेटर ये जो मैंने लाइन लिखी थी, इसी के ऊपर फोकस करना है। सिर्फ इस लाइन के ऊपर यदि आप पूरा फोकस करते हो तो आपको ये निकालने की प्रोसेस समझ आ जाएगी। तो बच्चों इतनी बात समझ आ गई हो तो एक बार साफ कर दो इसको, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो देखिए गोफ तो बच्चों निकलेगा ही नहीं, गोफ तो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसके ऊपर तो आने नहीं है। हाँ फोग एग्जिस्ट करते हैं, तो फोग कैसे निकलेगा वो देखिए। अब बच्चों इजी मेथड ही है, ज्यादा टफ नहीं है। हमें क्या निकालना है, फोग। तो इसको आपको मैंने लिखने का तरीका क्या बताया है, इसको लिखा जाएगा f ऑफ gx। इतनी बात समझ आ गई। सबसे पहला काम, gx की वैल्यू देखो कितनी है, साइन इनवर्स x। तो आप क्या लिखोगे, साइन इनवर्स x। अब आप इसका, सॉरी एक यहां लिख देता हूं, इससे कंपेरिजन करिए एक बार। इनको यदि मैं कंपेयर करूं तो f कंपेयर हो रहा है, यहां पे x है तो यहां पे क्या है, साइन इनवर्स x, तो यहां पे e की पावर x है। मतलब समझ आया जो मैं कह रहा हूं भाई, x जो यहां है वो यहां आया, तो अगर सेम प्रोसेस यही लगाऊं तो यहां पे x की जगह क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x। आई बच्चों बात समझ में, f की जगह क्या आ गया, सॉरी x की जगह क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x। मतलब अगर आप GOF निकाल रहे हो तो f की वैल्यू g के अंदर x की जगह पुट कर दो। f और g निकाला है तो g के जो फंक्शनल वैल्यू है वो f के x के अंदर पुट कर दीजिए। तो ये निकालना समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, आपकी बुक से लेते हैं। चलो एक मिनट रुकिए, आपकी बुक से एक एग्जांपल लेते हैं। देखो बच्चों फंक्शन क्या है, एफ आर से आर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, जी आर से आर जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। पता करना है क्या फोग इक्वल टू गोफ है या नहीं, सिर्फ पता करना है। क्या पता करना है कि फोग इक्वल टू गोफ है या नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनके डोमेन और रेंज लिखूंगा। इसका डोमेन क्या होगा, R, इसकी रेंज आप जानते हो सारी, इसका डोमेन R, इसकी रेंज पॉजिटिव, क्योंकि स्केयर है, स्केयर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, गोफ। इसके लिए मैंने कहा था कि जो RF है वो सबसेट इक्वल क्या होना चाहिए, DG। क्या बच्चों है, RF क्या है, ये रहा, सॉरी RF तो ये है, ये रहा, DG आएगा ही नहीं आएगा भाई, ये तो पूरा रियल नंबर हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसके अंदर तो एग्जिस्ट करेगा ये, तो ये चीज पॉसिबल है। इसका मतलब आपका जो GOF है वो एग्जिस्ट करेगा। तो GOF एग्जिस्ट करेगा तो इसको ज्ञात करने का तरीका क्या होगा, इसको मैं क्या लिखूंगा, G fx की वैल्यू कितनी है, साइन x। तो अब आपको मैंने प्रोसेस बताई थी, G के अंदर जहां x दिखे वहां साइन x रखो, तो x का स्क्वायर तो आ जाएगा साइन x का होल स्क्वायर। और तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इधर लिख रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए, साइन x के स्क्वायर को साइन x स्क्वायर मत लिख देना,
इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स होता है, यानी पूरे फंक्शन की स्क्वायर है, ये केवल एंगल की स्क्वायर है। तो ये चीज यहाँ पे संभव नहीं है, सिर्फ आप इतना लिखोगे, ठीक है। अब बारी आती है बच्चों फोग की। अब बारी किसकी आ गई? फोग की। भाई फोग एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? तो ये देखो आर जी सबसेट इक्वल टू, सॉरी हाँ सही है, डीएफ है। आर पॉजिटिव क्या आर के अंदर आएगा? तो जाहिर सी बात है आएगा, ये तो पूरा रियल नंबर है, तो पॉजिटिव है तो एग्जिस्ट करेंगे। इसका मतलब ये भी विद्यमान है। तो एफ ओ जी एक्स कैसे निकलेगा? एफ ऑफ ए जी एक्स कुछ ऐसा आएगा। जी एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर। तो और ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स स्क्वायर। अब बच्चों जो मेरा आपसे क्वेश्चन है वो ये, ध्यान से सुन के जवाब दोगे। क्या ये दोनों इक्वल होंगे? मेरा जो क्वेश्चन है बच्चों वो ध्यान से सुनिए, फिर जवाब देना है। क्या ये दोनों इक्वल हैं? स्क्वायर स्क्वायर थोड़ा ध्यान से रख लेना, बताओ, सोचो, क्या ये दोनों इक्वल हैं? भाई इक्वल में यहाँ पे इक्वल के साइन को पढ़ा रहने दूं या कैंसिल करूं? ये भी तो सोचने वाली बात है। भाई यहाँ पे जो हमारे इक्वल का साइन है वो पढ़ा रहेगा या कैंसिल होगा? ये भी तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ना हमारी सोचने वाली। इसको क्या ऐसे हल करेंगे? तो है या नहीं है? तो जवाब है कि इक्वल नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इक्वल नहीं है कैसे? ये साइन है, स्क्वायर है, लेकिन इससे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है बच्चों। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे इसको देखकर, भाई इसकी स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव होगा, इसकी स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, और -1 to +1 होता हम जानते ही हैं, बच्चे एंगल कितना भी आ जाए। लेकिन बच्चों ये पूरा सही नहीं है, ये सिर्फ एंगल को पॉजिटिव कर रहा है और ये पूरी वैल्यू को पॉजिटिव कर रहा है। ये बात तो एंगल पॉजिटिव होने का मतलब ये है क्या कि साइन भी पॉजिटिव ही हो? जरूरी तो नहीं है ना, क्योंकि हम जानते हैं साइन जो पाई प्लस थीटा होता है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। एंगल में पाई प्लस थीटा होता है बच्चों, वो आपकी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और जब आप इसको साइन के अंदर एग्जिस्ट करोगे तो वो आपको नेगेटिव क्वांटिटी देगा। यानी इसके अंदर -1 to +1 आर टोटली वैल्यू आएगी। लेकिन जब आप इसमें देखो ना थीटा, इसको आप जो मैंने ऊपर लिखा था इस बात पे आओ ना, इसका और स्क्वायर करो। अब आप -1 to +1 कोई भी क्वांटिटी लो, जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो ये हमेशा सिर्फ क्या क्वांटिटी देगा? पॉजिटिव। तो ये तो सिर्फ पॉजिटिव है और ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। तो इसका जो आएगा वो आएगा 0 to 1 और ये आएगा -1 to 1। तो क्या ये दोनों इक्वल है? तो नहीं है। इसका मतलब स्पष्ट है कि यहाँ पे फोग इक्वल टू गोफ नहीं है। कई बार आपको फंक्शन देखने पर या तो एकदम एग्जिस्ट मिलना चाहिए, भाई आपको फंक्शन एक जैसे लग रहे हैं फिर भी कंफ्यूजन है, तो आप उनके रेंज और डोमेन पे आओ, क्योंकि यदि दो फंक्शन इक्वल होंगे ना तो उनके रेंज डोमेन पक्के इक्वल होते हैं। यहाँ पे रेंज इक्वल नहीं है, डोमेन जरूर इक्वल है। अतः हम आसानी से बोल सकते हैं कि फोग और गोफ इक्वल नहीं है। तो बच्चों तो आपका काम यही है कि जितना करवा दिया है उसको आप आराम से घर पे पढ़ो, तैयार करो। कोई डाउट है पूछो, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं और अलग क्वेश्चन है बच्चों, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।